आज जब विंग कमांडर अभिनंदन चक्रव्यूह भेदते हुए पाकिस्तान पहुंचे तो सारथी रूपी भारत सरकार मौजूद थी और विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस ले आए। ये है नया हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खात्मे के लिए घुसेगा भी और मारेगा भी। लास्ट 5 साल में देखें तो हमने हर एक एक्शन में एक थ्रेशोल्ड दिखाया है। जैसे कि म्यांमार में जब पहले एक डोगरा रेजिमेंट के ऊपर हमला हुआ तो हमने म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जी। उसके बाद उड़ी पे हुआ, उड़ी मतलब नगरोटा आप सब मिला लीजिए, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और अभी ये पुलवामा के बाद में हमने एक स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 किया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने सेट किया है भारत के लिए, वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारत की जो युद्ध की क्षमता है, जो उनकी कौशल है और जो पराक्रम की जो लिमिट है, उसको एक बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। F-16 जैसे हाईली टेक्निकल एयरक्राफ्ट को एक 60 साल पुराने जहाज से मार गिराना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऑलवेज से कि मैन बिहाइंड द मशीन, ये जो हमारे जो जाबाज है, जो शांति काल के दौरान रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं, टारगेट्स की बना करके उनके ऊपर अटैक करते हैं। वायु शक्ति में हमने देखा, हर 2 साल में हम वायु शक्ति का प्रदर्शन देखते हैं। वहाँ पर जिस हिसाब से पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग और अटैक होता है, ये हमारी एक रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चलती रहती है जी। तो ये जो कारनामा है, इसमें अवश्य ही सारे विश्व में लोगों के अपने दे हैव ब्रॉट टू द एज ऑफ द चेस कि ये कैसे हुआ। ये तो केवल एक दुर्भाग्य था कि इस 60 साल पुराने जहाज ने पूरी तरह पुल अप नहीं कर पाया जी। उसका थ्रस्ट लॉस्ट हो गया और उस चक्कर में उसको मिसाइल ने मार गिराया। अदरवाइज विंग कमांडर अभिनंदन अपने पूरे कहते हैं युद्ध कौशल के साथ में उस जहाज को वापस लेकर के भारत की धरती पर लैंड कर जाते। ये केवल जो वक्त का जो तकाजा था, उस समय जिस हिसाब से मशीन जो काम नहीं कर पाई, उस कारण से उसके साथ में ये हादसा हो गया। लेकिन जो हमने 2 दिन के अंदर 60 घंटे के अंदर अंदर हमने अपने सूरवीर को वापस ले लिया है, वो भारत का जो पराक्रम है उसको किस लेवल तक ले जा रहा है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। 60 घंटे और हिंदुस्तान ने दुनिया भर पर यह दबाव बनाया और दुनिया ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरकार हमारे विंग कमांडर को रिलीज करना पड़ा। विंग कमांडर साहब का जो पोस्चर था, उनका जो दुश्मन के सामने जिस तरह से खड़े हुए थे, तो मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। इस प्रकार का दृश्य आपने जब आप छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तो जब अलेक्जेंडर के सामने पोरस खड़ा हुआ था, मेरे ख्याल वही दृश्य सामने आया। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का दृश्य कहीं भी दुनिया में आपको दिखाई दिया होगा। 1971 में क्या हुआ, 65 में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने नेवी को बोला पोरबंदर से आगे मत जाइए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद उनको पता नहीं था नेवी करती क्या है। वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट, और अगर जो लड़ाई के लिए गए आपको जीत, विक्ट्री होनी चाहिए। 1971 में ये कहा और आप शुरू करेंगे। मिसेस गांधी नहीं शुरू कर सकी, उसने बांग्लादेश में जो पाकिस्तान था, उसने गिरा दिए उनके प्लेन, पाकिस्तान नहीं हिला। लेकिन उस वक्त मिसेस गांधी ने फैला दिया कि हम 4 तारीख को जाएंगे। लाचार हो गए थे। 8 मिलियन बंगाली मुस्लिम हिंदू बंगाल में आ गए थे। इट इज एक्ट ऑफ वॉर, एंड वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। लाचार, जब घर में लाचार हो गए आप, तब कुछ और करते हैं। पाकिस्तान 70 साल से जब से कंट्री रेज हुआ, उनको अपनी पहचान नहीं मिली है। हमारी पहचान 5000 साल पुरानी पहचान है। हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की। उनकी पहचान जो किसी टाइम पे इस्लाम थी, वो 71 में खत्म हो गई, बिकॉज आधा इस्लाम आधा बांग्लादेश अलग हो गया। तो उनकी पहचान, अब उनको अपनी पहचान बनाने के लिए एक ही मुद्दा है, एंटी इंडियनिज्म। हिंदुस्तान के अगेंस्ट, हर चीज हिंदुस्तान के अगेंस्ट। अब चाइना का हाथ है पाकिस्तान पे, और चाइना हमसे भी, हमारा चाइना के साथ $85 बिलियन का ट्रेड है, उसमें $60 बिलियन चाइना को फायदा हो रहा हमसे। और हम बोलते हैं कि भाई चाइना का पाकिस्तान पे हाथ है। चाइना का हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा फायदा है।
और हमको ये याद रखना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क, ऐसा छोटा कंट्री नहीं है कि चाइना को हम बात नहीं कर सकते। हम चाइना, और हमारी मार्केट है, तो चाइना से पाकिस्तान, चाइना का कितना है, $12 बिलियन ट्रेड है, कुछ है ही नहीं खास। कारगिल के टाइम में भी बोला था, 71 की लड़ाई के बाद भी बोला था कि हमारे पास में कोई नीति होनी चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरा काफ़ी जानना है कि पॉलिटिकल विल अभी तक दिखाई नहीं गई है, और इसमें अफसोस से जो ब्यूरोक्रेसी है इसने भी कुछ अच्छा इसमें हिस्सा नहीं दिया है। जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक कंटिन्यूटी देती है, तीनों सेनाएं हैं वो कोऑर्डिनेटेड एक फोर्सेस की तरह से काम नहीं करती है। उन्होंने पेपर के ऊपर से इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स बना दिया है, लेकिन एक सीडीएस नहीं बनाया है। आपने पूछा कि नेवी का कोई रोल नहीं था इस बार। मैं समझता हूँ ऐसे प्रश्न हमारे देश के अंदर तो आने भी नहीं चाहिए, और आपने सही कहा कि दिखाई नहीं दिया। पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भी नेवी का रोल था। आपको पता लगेगा बाद में क्या रोल था। नेवी ने भी अहम रोल इसमें किया है। हम आजकल अपने लेवल पे काफ़ी ज्वाइंटमैनशिप तीनों सर्विसेज दिखाते हैं, लेकिन ऐसी नीति तो देश ने बनाई नहीं है। ये आप सबको जाहिर होगा कि एक रिस्ट्रक्चर्ड डिफेंस सर्विसेज हेडक्वार्टर और एक आदमी जो निर्णय ले सके, जो सरकार को सलाह दे, वैसा अभी तक नहीं बनाया। इसकी बनाने की बहुत ज़रूरत है। जी देखिए, मेरा मानना है, बल्कि ये तो जगत का मानना है कि हम अपने दोस्त तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन सेलेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारे पास, जो हमसे दुश्मनी रखना चाहते हैं वो रखेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये बात एक शाश्वत सत्य है कि हम अपने दुश्मन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें अपने दुश्मनों को कैसे मैनेज करना है वो हमें आना चाहिए।